काफ़ी दिन होम इवेंचुअली हॉस्पिटल में आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो घर में ही बैठकर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट किया गया, सलाइन दिया गया। हॉस्पिटल में मैं थोड़े दिन के लिए था, लेकिन जब कोविड किसी को होता है तो डॉक्टर विज़िट नहीं करता हॉस्पिटल में, सिर्फ नर्सेज देखते हैं। तो प्राइवेट वार्ड हो या जनरल वार्ड हो, घर में ही बैठकर अगर उसका ट्रीटमेंट होता है तो मुझे थोड़ा आराम रहा उसी में, क्योंकि मुझे कोविड निमोनिया हो गया था। आई हैड गॉट कोविड निमोनिया, और क्योंकि मेरे पहले से ही हार्ट में अंडरलाइनिंग कंडीशन है, स्टेंट है, सो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना पड़ा। कैसा फीलिंग हुआ? नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, इसके लिए मैं समझ सकता हूँ। मुझे जो कोविड लगा वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। और एनीवे अभी भी वीकनेस है, कमज़ोरी है, बट कोविड होने के बाद मुझे समझ में आता है कि जो सीनियर लोग हैं, जो एल्डरली है, उनको कैसा बहुत दिक्कत होता है। आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी है, लेकिन स्लोली रिकवरी है। मुझे 31 इंजेक्शन्स दिया गया, ब्लड थिनर्स हो, स्टेरॉइड्स हो, तो उसका इफेक्ट सिस्टम में रहता है अभी भी। कोरोना होने से आपका पर्सनल वर्क में कुछ दिक्कत आया है क्या? नहीं, कुछ तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन हाँ, पर्सनल वर्क नहीं, लेकिन कष्ट तो बहुत हुआ, बहुत कष्ट हुआ। कोरोना होने की वजह से आप मिस कर दिया क्रिसमस, स्ट्रिंग, बहुत शादी थे जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, प्रोग्राम्स था। लेकिन अब कोरोना में होने से सिर्फ आपको नहीं होता, आप किसी और को भी दे सकते, तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशन तो मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी दिक्कत आया। अभी भी मैं ओपनली प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जॉशन, वीकनेस, और मैंने 1 महीने के बाद कोरोना का टेस्टिंग कराया था। 1 महीने के बाद भी मेरे सिस्टम में कोरोना पॉजिटिव आया, तो मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो था। उसके ऊपर से निमोनिया, उसके ऊपर से तो काफ़ी हो रहा है। नहीं, वैक्सीन मैं अभी तो मैं इम्यून हूँ अगले 5 महीने तक या 4 महीने तक, जो भी 6 महीने तक जो भी उनका वो है। लेकिन मैं इनकरेज करूँगा आदमी लोगों को, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। वैक्सीनेशन में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, और वैक्सीनेशन में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो सीनियर सिटीजन्स है, जिनको पहले से हार्ट का कंडीशन हो या शुगर का प्रॉब्लम हो या कोई भी और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो, दे शुड टेक द वैक्सीन। एंड आई होप दैट ये जो कोविड हुआ है, इससे सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सोशल प्रॉब्लम्स हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कितने लोगों का नौकरी चला गया, कितने लोगों का बिजनेस बंद हो गया या लॉसेस हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितने लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए तो अच्छा रहेगा। एंड आई वेलकम इंडिया के साइंटिस्ट लोग ने 1 साल के अंदर ही इस मेडिसिन को निकाला है। इसके लिए आई थिंक सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए टू द साइंटिस्ट, टू द डॉक्टर्स, टू द रिसर्चर्स, टू द फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने काम किया और जिन्होंने ये मेडिसिन का एक इतने जल्दी एक दे हैव कम आउट विद वैक्सीन ऑल्सो। कहीं में वैक्सीन इज 70% हैज़ एफिकेसी, कहीं में 95, बट मोर और लेस वैक्सीन इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। बिकॉज बहुत लोग बोल रहे थे कि 2 साल तक नहीं है वैक्सीन आएगा, 3 साल तक नहीं आएगा, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट लोग ने किया है, सो आई सैल्यूट देम। आपने कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए 3 महीना हो गया, आपका आइडियोलॉजी जो यूनिटी का आइडियोलॉजी नहीं, मेरा आइडियोलॉजी है रीजनल आइडेंटिटी। मेरा रीजनल आइडेंटिटी में यूनिटी ऑटोमेटिकली आता है। इस 18 साल में कितना इम्प्रूव? 18 महीने में 18 महीने में नहीं, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन मैंने भी देखा है कि जब तक हम लोग रीजनल पार्टीज़, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट क्यों, बंगाल में आप देख लीजिए, आज जो ममता को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो तो रीजनल पार्टी है ना, तृणमूल कांग्रेस। तो रीजनल
यूनिटी को तोड़ के ही नेशनल पार्टीज आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो तभी आगे बढ़ेंगे जब रीजनल पार्टीज कमज़ोर होंगे, रीजनल लीडर्स कमज़ोर होंगे। तो ये मैंने नोटिस किया है, लेकिन मेरा माइंड और भी क्लियर हो गया है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो अपने रीजन के बारे में उनको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ना कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर और हैदराबाद। इन 5 शहरों से भी आगे हिंदुस्तान है, और ये इंडिया हमारा इंडिया है। ये त्रिपुरा हम लोग का इंडिया है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगरतला से भी बाहर एक त्रिपुरा है, दिल्ली से भी बाहर एक इंडिया है। और ये नेशनल पार्टीज़ लोग दिल्ली में बैठकर आराम से अपना पॉलिटिक्स करते हैं, और तब हमको वहाँ से खबर करते हैं कि क्या करना है। मैं भी कांग्रेस में था, बहुत साल तक था, और मैंने देखा कि नेशनल पार्टी में रहकर मैं अपने लोगों का एजेंडा, एस्पिरेशंस आगे नहीं ले जा सकता। और जब मुझे बोला गया कि CAA में आप इतना ज़ोर से अपोज मत कीजिए, NRC को आप विड्रॉ कीजिए, और इसको अपॉइंट मत कीजिए, उसको अपॉइंट कीजिए, ये ठीक है, वो ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं चमचागिरी और गुलामी नेशनल पार्टी का, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं या CPM हो, इन नेशनल पार्टीज़ का चमचागिरी नहीं करूँगा। और अगर जो भी मुझे करना है तो मैं अपने रीजनल पार्टीज़ के लिए काम करूँगा, बस। एक चीज़ ऐसा है कि त्रिपुरा में खास करके कोई भी चीज़ में जहाँ पर पॉलिटिकली इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, और आजकल देखते हैं कि युवा लोग यहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उस समय युवा को आप क्या समझते हैं? मेरा जो भी संदेश होगा युवा सुनेगा नहीं, क्योंकि ये तो खून में है ना पॉलिटिक्स। तो जिनको पॉलिटिकली इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकली अपना हर चीज़ में, जैसे वैक्सीन का पॉलिटिक्स करेंगे, कोई नौकरी का पॉलिटिक्स करेगा, कोई टूरिज्म में पॉलिटिक्स करेगा, कोई एग्रीकल्चर में पॉलिटिक्स करेगा। तो ये सवाल अगर ये आप मुझसे 18 महीने पहले पूछते तो मैं उसका जवाब अलग देता। लेकिन सबसे पहले लीडर को एक बात समझना चाहिए कि जितना आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाओगे और उसका सल्यूशन नहीं लाओगे, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करोगे लेकिन सल्यूशन आपके पास नहीं है, तब तक स्टेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। कोई भी आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर आप हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स में ले जाए। तो यूथ को भी समझना चाहिए कि आपको पॉलिटिकली अवेयर होना है। पॉलिटिकली अवेयर का मतलब क्या है कि हर चीज़ में पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट ना हो। एक्सप्लॉइटेशन सरकार भी करती है, एक्सप्लॉइटेशन ऑपोजिशन भी करती है। दोनों से आपको समझना है कि किस में किसका क्या बेनिफिट है और स्टेट का क्या इकोनॉमिक और जनरल बेनिफिट है। तो मेरा संदेश यही है कि आप ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ को मत समझिए। सब लोग का एक इंटरेस्ट रहता है और वो इंटरेस्ट लेकर ही वो यूथ को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर इनको यूथ को आगे बढ़ना है तो यूथ को आप लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी में जगह क्यों नहीं देते? आज आप मुझे बताओ कितने 25-30 ईयर लीडर्स होंगे जो MLA है असेंबली में? आप मुझे बताओ कितने यंग लीडर्स हैं जिनको अगले इलेक्शन में टिकट दिया जाएगा? नहीं। यूथ को हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे संघर्ष करो, लेकिन पोजीशन कभी नहीं मिलेगा। बोलेगा तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम आएगा। आज नेशनल पार्टीज में भी आप देख लीजिए, राहुल गांधी को यूथ लीडर बोलता है, वो 51 का हो गया। सो यूथ को समझना चाहिए कि कोई भी CPM पार्टी को देख लीजिए, BJP को देख लीजिए, तो आप देखिए हमारे रीजनल पार्टीज को आप देख लीजिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में यूथ को कहाँ जगह मिलता है। जब वो 50 का होता तब बोलता हाँ अब आप यूथ लीडर हो। तो यूथ को मैं यही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के बाहर भी बहुत एवेन्यूज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, आप उसमें भी थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रीजनल पार्टी है जो सरकार बनाते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट में चला। त्रिपुरा की ऐसी संभावना है जहाँ पर रीजनल पार्टी मिलकर त्रिपुरा को बना सके? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। 1978 में तो बना ही था। 1988 में TUGS नहीं होता तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना सकता। ये जो 2018 में इलेक्शन हुआ है, BJP और IPFT ने ST एरिया में 18 सीट्स जीता। लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि अगर IPFT के संग अलायंस नहीं होता BJP का, तो वो ST एरियाज में 2 सीट से भी ज़्यादा नहीं जीतते। तो ST के और रीजनल पार्टीज़ के स्ट्रेंथ में ही आप जीत रहे हैं इलेक्शंस, लेकिन आपने उनको इतना स्पेस नहीं दिया है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग हुआ
तो 100% नेक्स्ट गवर्नमेंट में रीजनल पार्टी का एक इतना बड़ा रोल होगा कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं आजकल जो सबसे बहुत जरिया है सोशल मीडिया, उसके ऊपर युवा लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कोई भी चीज़ युवा लोग प्रभावित होते कि सीनियर लोग इस्तेमाल नहीं करना जानते ना ये तो सच बात है ना। कुछ चीज़ें कुछ अच्छे बात भी बोले जाते हैं, मतलब फेक भी बोलते हैं वहाँ पर, और जो कोई भी एक जो चीज़ें होते हैं जिस विषय को उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा बना कर करते हैं, और इसमें से बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग को मतलब ये इसके पीछे है कौन? इसके पीछे संगठन से, IT सेल डिपार्टमेंट्स है। फेक न्यूज़ करने वाला आप नहीं है ना। फेक न्यूज़ करने वाला कोई फेक न्यूज़ शेयर करते हैं सब लोग, लेकिन फेक न्यूज़ ओरिजिनेट कहाँ से होता है वो उसको आप पहले पकड़िए। फेक न्यूज़ होता है एक IT सेल के डिपार्टमेंट के पीछे या कोई सोशल मीडिया टीम पे मोटिवेटेड लोग इसको स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जब फेक न्यूज़ जाएगा तो आप उसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो इसमें आप जनरल पब्लिक को सिर्फ ब्लेम कर सकते कि क्यों उन्होंने शेयर किया। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने ही मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर फेक न्यूज़ करने वाले 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। तो अभी जैसे डीसी इलेक्शन भी बताया है कि मतलब हाईकोर्ट ने बता दिया गवर्नमेंट को 17 तारीख से पहले डीसी इलेक्शन। हाई कोर्ट ने नहीं बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि आप इसको 2 बार से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही बात को रिप्लाई दिया है। तो ये सब बात करने के लिए कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसके लिए इलेक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 6 शेड्यूल। सो ये बात क्लियर है। ADC इलेक्शन होगा, वेरी गुड, होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोरोना था नहीं हुआ, वो भी सही रीज़न था। रहा बात ADC इलेक्शन 17 मई के पहले इलेक्शन को ख़त्म होना है, आई वेलकम इट। और इलेक्शन जब होगा तो देखा जाएगा कि कौन क्या करता है ये। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे रीजनल पार्टीज़ ADC इलेक्शन में फ्रंट रोल ले, और नेशनल पार्टीज़, क्योंकि नेशनल पार्टीज़ तो लोकसभा में जा रही हैं और हमारे लोकसभा में लोग बात करते ही हैं। ये ADC इलेक्शन शुड बी अबाउट रीजनल पार्टीज़। और मेरे दिल में ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि INPT हो, IPFT हो, तिपरा हो, TSP हो, तिपराहा हो, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं, उन लोगों को एक संग बात करके एक स्ट्रैटेजी निकालना चाहिए कि वो लोग एक संग इलेक्शन लड़े और पावर में एक रीजनल अलायंस हो। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी पार्टीज इलेक्शन में लड़ते तो पहले बहुत सारे प्रोमिसेस डालते हैं, उसके बाद जब पावर में आते हैं प्रोमिसेस चले जाते हैं, जो भी इसका क्वेश्चन डालते तो उल्टा से डाल जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा क्या विचार है, मैं अगर जब इंडिया का लीडर्स ही बोल रहे हैं कि मैं आपको ये दूंगा, मैं ये दूंगा, और नहीं होता है, और उसके बाद कोई बोलता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपया आएगा, कोई बोलता है कि मैं आपको रोज़गार दूंगा, ये तो नॉर्मल है, लोग भी विश्वास नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। आदमी लोग, ये जो इंडियन सिस्टम है, वो लोग आदमी का, जैसे कि आज जो इलेक्शन हो रहा है वो इज़ बेस्ड ऑन राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये तो पर्सनैलिटी बेस्ड हो गया ना। ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी, यूपी में विल बी अखिलेश वर्सेस मायावती वर्सेस योगी आदित्यनाथ। तो ये जनरल पब्लिक समझ चुका है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई प्रॉमिस करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं जानता हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरे खिलाफ एक एक्स MP और एक्स मिनिस्टर ने कुछ कहा था कि महाराजा या प्रद्योत ये क्यों पॉलिटिशियंस को अटैक करते हैं। क्योंकि त्रिपुरा में हम लोग वोटिंग करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पॉलिटिशियंस का विश्वास करते हैं। हमारे पास कोई औपचारिकता ही नहीं है। इसी के लिए आज जाकर मंत्री के सामने जाकर किसी को एडवर्टीजमेंट चाहिए तो रुपया मांगते हैं,
या किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई प्यार से नहीं जाता है। तो उनको भी ये बात नहीं रखना चाहिए माइंड में कि क्योंकि वो लोग पावर में है तो मतलब कि हम यहाँ के राजा हैं और हम यहाँ के हम सब का भविष्य को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में डेमोक्रेसी के अलावा। इसी के लिए ये लोग जाते हैं। और इनको ये लोग, कोई ने कहा कि आपको स्मार्टफोन मिलेगा, किसी ने बोला कि आपको टैबलेट मिलेगा, किसी ने बोला 9th पे कमीशन, किसी ने बोला 5th पे कमीशन, किसी ने बोला कि हम CA को नहीं लाने देंगे, किसी ने बोला NRC लाएंगे। तो ये तो नॉर्मली है, ये लोग बोलते रहेंगे, ये कुछ नया बात नहीं है। आप तो पहले भी बोल चुका है DC इलेक्शन में एक साथ रीजनल पार्टी लड़ाई करना चाहिए। हाँ। तो इस विषय में अब तक नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। मैं IPFT की लीडरशिप से भी मैंने बात किया है, मेवार हो, NC देबबर्मा हो, मैंने INPT की लीडरशिप से भी बात किया है, विजय रामफल हो, जगदीश देबबर्मा हो, रविंद्र हो, अनिमेश हो। मैंने त्रिपुरा स्टेट पार्टी से चित्तू बाबू से बहुत बात किया है। मैंने बुद्ध देबबर्मा से भी, जो त्रिपुरा के, उनसे भी बात किया है। तो मैंने सबसे बात किया है, लेकिन ये डिसीजन इवेंचुअली उन्हीं को लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिल में मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आए जो ADC में हम लोग खुद लड़े, और अगर हम कांग्रेस के संग अलायंस कर सकते हैं या हम BJP के संग अलायंस कर सकते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के संग बात क्यों नहीं कर सकते अलायंस के लिए। और मेरे दिल में ये है कि एक दिन ऐसा टाइम आए कि 5-6 छोटा छोटा पार्टी नहीं होकर सब एक ही होकर, एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही होकर हम लोग लड़े। और हमारा यूनिटी क्या होगा, एक इशू होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर से कह रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम इनफैक्ट फॉर द आइडिया ऑफ त्रिपुरालैंड, बट ग्रेटर त्रिपुरालैंड, जहाँ में उज्जैनता पैलेस हो, अभय नगर हो, नंदनगर हो, नीर महल का जगह हो, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा हो। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा त्रिपुरालैंड हो जहाँ में सब लोग का एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड हो हम लोग का। तो उसी इशू में हम लोग एक हो सकते हैं। क्या रेस्पॉन्स मिला IPFT के साथ, INPT के साथ बात करने में? नहीं, INPT के संग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, IPFT के संग भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैंने INPT के संग CA में हम लोग एक संग थे। हम लोग जब मंत्रीलाल काइपिंग को मारा गया तब भी एक संग थे। तो आई हैव बीन विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब IPFT के संग मेरा बात हुआ है, एंड IPFT को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कहा है। एंड जहाँ तक NC देबबर्मा मेवार से मेरा है कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रहा है। अब उनको जवाब देना है मुझे कि वो लोग क्या चाहते हैं। मैं रेडी हूँ, अगर INPT मुझे चाहता है, IPFT मुझे चाहता है, मैं दोनों तरीके से रेडी हूँ। लेकिन पहले उनको डिसाइड करना है कि वो ADC इलेक्शन में रीजनल अलायंस करेंगे या फिर नेशनल पार्टी के संग अलायंस करेंगे। मेरे दिल में यही है कि हम रीजनल अलायंस करें नेशनल पार्टी के संग। इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल आप किसी से भी बात कीजिए, वो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमको दिल्ली का भी दरकार है अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए। लेकिन इलेक्शन से पहले अगर हमने ADC एरिया में ज़्यादा सीट्स ऑफर किया नेशनल पार्टी को, तो नुकसान त्रिपुरा का ही होगा, नुकसान हम लोग इंडिजिनस लोगों का ही होगा। क्योंकि नेशनल पार्टी CA में कुछ नहीं बोल सकती, नेशनल पार्टी NRC में कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो था ना नेशनल पार्टी में, मैं जानता हूँ नेशनल पार्टी हमारे लोकल इश्यूज़ में दिल्ली में जाकर कुछ नहीं कर सकता, वो हम लोग ही कर सकते हैं। हम लोग का कस्टमरी लॉ, नेशनल पार्टी अगर कल बोलेगा कि हमारा कस्टमरी लॉ कहीं और से डिक्टेट होगा, वो नहीं चलेगा। कल कोई ऑर्डर आएगा दिल्ली से या कहीं और से कि नेशनल पार्टी डिसाइड करेगा कि इसका ये कस्टमरी लॉ होगा या त्रिंग नहीं होगा या हौजागिरी में ये होगा, तो ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए ADC में हम लोग को रीजनल पार्टी को ही कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए हम अलायंस नेशनल पार्टी को इतना सीट्स नहीं दे सकते। जो वो बात मानेगा उसी के संग मेरा सपोर्ट रहेगा। त्रिपुरा के साथ पाताल गंगा और INPT के संगठन सोशियो इकोनॉमिक विषय में अलायंस भी हुआ था। अभी पाताल गंगा उनका जो TPF पॉलिटिकली वो क्या फाइट करना चाहते हैं आप? नहीं, वो तो आप पता करने से पूछिए।
लेकिन आज तक तिपरा इज़ नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पाताल कन्या का भी ये सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और पाताल कन्या ने मुझे हमेशा कहा है कि वोट बॉयकॉट वो करना चाहती है क्योंकि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो अगर पाताल कन्या को मतलब पाताल कन्या का वो आइडियोलॉजी पहले से रहा है, लेकिन जो हम लोग का एग्रीमेंट है कि सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल इश्यूज़ में, जैसे कि एनआरसी है, पाताल कन्या को भी एनआरसी चाहिए, हमें भी एनआरसी चाहिए, आईएनपीटी को भी चाहिए, आईपीएफटी को भी चाहिए, सीए हम लोग सब अपोज कर रहे हैं। तो ये एक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इशू हुआ, तो उसमें हम लोग एक ही संग एक ही आवाज़ उठाएंगे, ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। इलेक्शन को लेकर क्योंकि ना टीपीएफ पॉलिटिकल पार्टी है ना तिपरा पॉलिटिकल पार्टी है, तो इलेक्शन को लेकर हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ था। और जब तक पाताल कन्या जैसे उसका वोट बॉयकॉट है, उसका सेंटिमेंट मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, तो वो उनका सेंटिमेंट है, वो सवाल आप उनसे पूछे कि वो आना चाहती है कि नहीं। पहले आप विश्वजीत मर्डर केस में जस्टिस के लिए 1 हफ्ते के गवर्नमेंट को समय दिया था, अभी क्या जस्टिस मिल गया? नहीं मिला। और आपका नहीं, अब तो इसके क्या रहेगा? मेरा स्टैंड क्या रहेगा? मैं समझ गया कि गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगा। माधवबारी में 6 लोगों को गोली मारा था, आई थिंक आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी मीडिया लोगों को पीटा गया था। तो जो 6 लोगों को गोली मारा गया था माधवबारी में, उनको गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दिया? नहीं दिया ना। लेकिन जो कंचन जो पानी सागर में वायलेंस हुआ, जिसको मारा, उसको तो गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दिया। तो मैं एक सवाल पूछना मेरा माइंड में ऑटोमेटिकली आता है कि गवर्नमेंट एक प्रोटेस्टर को कॉम्पनसेशन देता है, एक प्रोटेस्टर को कॉम्पनसेशन नहीं देता है, क्यों? जब विश्वजीत को मारा गया, मैंने 1 हफ्ते का डेडलाइन दिया था, एक अरेस्ट हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने मुझे खुद फ़ोन करके वो किया, उसको कॉम्पनसेशन भी मिला। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमको लगता है कि हम लोग को तिपरालैंड में एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट में जस्टिस तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक हम लोग का अब सोल्यूशन एक ही है कि हम लोग को अपना फ्यूचर खुद अलग से बनाना पड़ेगा। कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी का मतलब कि इक्वल फेयर जस्टिस हो? अगर मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ तो आप लोग भी जब कैमरा बंद होगा तो आप आके हमको बोलेंगे महाराज जो आपने बोला ठीक बोला। तो इसके लिए हम आज मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि द ओनली सोल्यूशन इज ग्रेटर तिपरालैंड। तिपरालैंड और ग्रेटर तिपरालैंड के बीच में क्या? तिपरालैंड है खुमुलुंग में बंद हो जाता है, ग्रेटर तिपरालैंड है जो तिपरासा लोग है, जो खुमुलुंग का बाहर भी है, जहाँ में हम लोग का तिपरासा विलेजेस है, उसको भी इंक्लूड करता है। ग्रेटर तिपरालैंड, ये अभय नगर का भी ग्रेटर तिपरालैंड है, ये नंदनगर का भी तिपरालैंड है, उजंता पैलेस भी तिपरालैंड में आएगा। और जो तिपरालैंड जो ओरिजिनल डिमांड है, उससे बाहर में जो विलेजेस है जहाँ में तिपरासा है मेजॉरिटी, उसको भी तिपरालैंड में लाकर हम लोग तिपरालैंड करेंगे। ये मेरा ग्रेटर तिपरालैंड है। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये तिपरालैंड आसाम तक भी पहुँचेगा। जो हम लोग का वहाँ में रंग हॉल्स है, वहाँ में हम लोग का काइपिंग्स है, कॉलोइज है, अलग अलग छोटा कम्युनिटी है, उनको भी हम लोग तिपरालैंड में लाएंगे। तो इस विषय में नेक्स्ट मूव क्या होगा विश्वजीत मर्डर के? आज मैंने बोला था कि आप विश्वजीत को जस्टिस दीजिए, नहीं मिला। मैंने सिर्फ विश्वजीत नहीं, मैंने बहुत इश्यूज डिमांड किया था। तो अब मैं भी समझ गया हूँ कि डिमांड करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर हम लोग को फ्यूचर करना है, बचना है, तो तिपरालैंड करो। आप एक फायरमैन को जस्टिस नहीं दे सकते, मतलब कि ये स्टेट ही हम लोग का इंटरेस्ट में नहीं। यही चीज़ आईपीएफटी भी बोल रहे हैं। क्यों एक आदमी, क्यों हम लोग अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं, या अलग यूनियन टेरिटरी, या अलग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों? क्योंकि हमको इस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले सीपीएम का एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई विश्वास नहीं रहा। कंचनपुर जो ब्रू रियांग सेटलमेंट के बारे में अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से आपको कुछ बात हुआ? क्योंकि अभी तक एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट।
क्या करूं? क्या करूं? जब कुछ लोग बोलते हैं कि हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि ब्रू को कहाँ सेटल करना है, परमिशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट देता है। अब हमको जाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से बाहर है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि अपने ही लोगों को कहाँ सेटल करना है। तो इसका मतलब क्या है? जब बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ हमारे हिंदू बंगाली ब्रदर्स का एंड सिस्टर्स का, तो जब वो इंडिया आए तो क्या उन्होंने परमिशन मांगा था जमातिया खुदा से या क्षत्रिय समाज से या कॉलॉइड दफा से या किसी से नहीं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरणार्थी जैसे रखा। तो आज अपने ही ज़मीन में हम लोग अगर अपने लोगों को सेटल करें या गवर्नमेंट के ज़मीन में सेटल करें फॉरेस्ट में, तो हमको किसी और से परमिशन लेने का क्या दरकार है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देगा ना। तो बात तो क्लियर है। मैंने ब्रू के लिए पहले से लड़ा हूँ, अभी भी लड़ूंगा, क्योंकि जब तक ब्रू कम्युनिटी ऊपर नहीं उठेगा तिपरासा दफा भी ठीक से नहीं चलेगा। और हम लोगों को देवबर्मा, जमतिया, कोलॉय, रांगखोल, दारलोंग, रूपिनी, रियांग सोच के नहीं, हम लोग को तिपरासा बन के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये डिवाइड एंड रूल में कोई और आगे निकल जाएगा। सिर्फ इलेक्शन के पहले टिप्रालैंड, ग्रेटर टिप्रालैंड डिमांड करने से क्या नहीं होता है? तो क्या करना चाहिए, क्या मैसेज? यूनिटी, इलेक्शन में एक हो जाओ। आई एम रेडी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर IPFT बोलता है कि हम ADC में एक संग लड़ेंगे, मैं रेडी हूँ। INPT से भी, अगर INPT को भी मैं ला सकता हूँ एक संग, मैं रेडी हूँ एक होने के लिए, मैं रेडी हूँ, अभी भी रेडी हूँ। लेकिन ये उनको रिप्लाई मुझे जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। इट्स अ वेरी क्लियर केस कि अगर आप चाहते हैं कि प्रद्योत आपके संग रहे तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मेरा एक ही क्लियर डिमांड है कि ADC में हम लोग को एक होना चाहिए और नेशनल पार्टीज को इतना जगह नहीं देना चाहिए। इलेक्शन के बाद आप अलायंस कीजिए, नो प्रॉब्लम, पोस्ट पोल अलायंस कीजिए, लेकिन जैसे मेघालय में, जैसे नागालैंड में, जैसे क्या बोलते हैं अभी बोडोलैंड इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद अलायंस हुआ है, इलेक्शन से पहले अलायंस नहीं हुआ है। सबने अपना, तो आप BJP भी आ जाओ मैदान में, हम लोग देखते क्या करते हैं। कांग्रेस को भी आने बोलो मैदान में, लेकिन हमारे कंधा में रखकर आप गोली मार के ये नहीं कर सकते। ये तो मैंने उनको कहा है कि आप लोग डिसाइड कीजिए, जब वो डिसाइड करेंगे तो मुझे जवाब देंगे, लेकिन टाइम बहुत कम है। उनको जल्द से जल्द डिसाइड करना चाहिए कि अगर वो चाहता है कि प्रद्योत उनके संग रहे तो मुझे जल्द से जल्द एक आंसर चाहिए। कब तक अच्छा खबर सुन सकता है तिब्राला? वो मेरे ऊपर नहीं है, मैंने अपना पॉइंट क्लियरली रख दिया है। मैं आप लोग भी जानते हैं, मैंने आपके सामने क्लियरली अपना पॉइंट रख दिया है। अब उनको रिप्लाई करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उनको ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो ये तिपरासा वर्सेस तिपरासा हो। ये इलेक्शन तिपरासा विद तिपरासा अगेंस्ट नेशनल पार्टीज़, क्योंकि नेशनल पार्टीज़ हमारे बारे में चिंता नहीं करते। अगर चिंता करते तो CAA उन्होंने त्रिपुरा में क्यों रखने दिया, मिजोरम में क्यों हटाया, मणिपुर में क्यों ILP लगाया, अरुणाचल में क्यों प्रोटेक्ट किया, लेकिन हम लोग तिपरासा को नहीं प्रोटेक्ट किया। क्यों? NRC में सबसे इफेक्ट कौन हुआ है? हम लोग ही हुआ है। तो मैं, कोई बोलता कि आपको ADC कांग्रेस ने दिया, तो ADC कांग्रेस ने दिया। ADC तो मेघालय में भी है, असम में भी है, अरुणाचल में भी है, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी है। तो ADC तो दार्जिलिंग में भी है। तो हम लोग के ऊपर कोई स्पेशल फेवर तो नहीं किया, ये तो हमारा अधिकार था। तो ये माइंडसेट हमको हटाना है कि दिल्ली हमारा अन्नदाता है, हम लोग का भविष्य
थानचा में है, हम लोग का भविष्य एक संग लड़ने में है। अभी तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हो गया, तो यहाँ का जो त्रिपुरा का एडीसी टेरिटोरियल काउंसिल हो जाएगा, वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन फाइनल स्टेप ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही होना पड़ेगा, वरना हमको नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। ये फर्स्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही होना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है ना। आप आंदोलन दो रकम का होता है ना, एक होता है मेरिट में, हमारा केस मेरिट में है। आप पूरा एंटीसीडेंट्स देख लीजिए, एक जगह में डिप्राइव है, एक जगह में नॉन डिप्राइव्ड है, तो आप दे दीजिए, अभी यूनियन टेरिटरी दे दीजिए, नो प्रॉब्लम विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप ये बोलना चाह रहा है त्रिपुरालैंड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही त्रिपुरासा का लास्ट सॉल्यूशन? क्योंकि हमें जस्टिस नहीं मिलता, हमें मैंने भी देख लिया, तो चलो हम लोग अपना करते हैं। आसाम में खासी जयंती गारो को जस्टिस नहीं मिला तो उन्होंने मेघालय बनाया, नेफा में जस्टिस नहीं मिला तो अरुणाचल बना, आसाम में मिजो को यूटी में से उनको खुश नहीं रहा तो मिजोरम स्टेट बनाया। अगर सब लोग आसाम में ही खुश थे तो आसाम टोट के अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाया? क्योंकि उनको लगा कि आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर सक रहा है। तेलंगाना क्यों बना? गोरखालैंड का डिमांड क्यों है? आज मध्य प्रदेश में और यूपी में बुंदेलखंड का डिमांड है। तो हम भी बोल रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ये हो, इससे पहले सीपीएम हो, इससे पहले कांग्रेस हो, किसी ने भी, हमको लगता है कि हम लोग का नहीं होगा, इसके लिए आप अलग से दीजिए बस। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके नहीं बोल रहे ना, हम तो सेपरेट कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे कि आप हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ला दीजिए, यूनियन टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करेगा, नो प्रॉब्लम। जैसा लद्दाख को कर रहे बनाया आपने, लेह लद्दाख को क्यों बनाया? क्योंकि आपको लगा कि कश्मीर का बेस जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर रहा है, इसके लिए आपने लद्दाख को और लेह को आपने यूटी बनाया, 1 साल पहले बनाया। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि 70 साल से ये हो रहा है, आप हमको दे दीजिए। अभी भी बहुत सारे त्रिपुरालैंड के खिलाफ, ग्रेटर त्रिपुरालैंड के खिलाफ बोल रहा है, क्या मैसेज है? कौन बोल रहा है? मैंने तो नहीं बोला है कि आप बर्दवाली को ग्रेटर त्रिपुरालैंड में लाइए, मैंने तो नहीं बोला है कि आप धर्मनगर कैलाश शहर को त्रिपुरालैंड के अंदर लाइए। मगर अपने खुद त्रिपुरासा बोल रहा है। नहीं तो नहीं समझा होगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभय नगर, नंदनगर, मैं बोल रहा हूँ कि उज्जैन पैलेस का वो लाइए। मैंने तो बोला है कि जो त्रिपुरासा विलेजेस है उसको लाइए, जो बाहर में है अभी एडीसी के बाहर। क्या प्रॉब्लम है? अभी जीएमपी सीपीएम वो लोग तो नहीं चाह रहे। नहीं, वो देखो, वो भी त्रिपुरासा है, जब त्रिपुरालैंड मिलेगा वो भी रहेगा। अपना त्रिपुरासा ही त्रिपुरालैंड के खिलाफ बोल रहा है, तो आप मत लो, तब डिमांड छोड़ दो। अगर आज कोई 90% ऑफ त्रिपुरासा को त्रिपुरालैंड चाहिए तो मैं 10% के लिए मैं क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदली करूं? तो 10% के लिए आपका मैसेज क्या रहा? 10% का मैसेज क्या है? 10% 5 साल के बाद 5% हो जाएगा, उसके बाद 2% हो जाएगा। 10% के लिए ये जो हम लोग का डिमांड, आप लोग तो पावर में थे ना, आपने बोला बहुत जीएमपी का नाम लेकर आप बोल दो, तो आप जीएमपी को बताओ कि क्यों दशरथदेव को 88 या 90 में आपने सीएम बनाया। आप जीएमपी से पूछ लो कि गणमुक्ति परिषद का ओरिजिनल एम क्या था। आप पूछ लो जीएमपी को कि क्यों जीएमपी लोग प्राइवेटली आकर हम लोग से कुछ और बात बोलते हैं और पब्लिकली कुछ और बात बोलते हैं। जीएमपी जो शुरू हुआ और जो जीएमपी आज बन गया उसमें बहुत फर्क है। ये जीएमपी को पहले ऑर्डर आता है कहीं और से, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिपुरासा का शक्ल रहता है, वो बोलता है, लेकिन ऑर्डर तो कहीं और से आ रहा है ना। और ये सिर्फ जीएमपी में नहीं है, ये बात कांग्रेस में भी है, यही बात
बीजेपी में भी है। इसके लिए तो बीजेपी के सब लोग चुप थे ना, सीए जब हुआ, सब सीए में किसी ने क्यों नहीं आवाज किया? जब आप लोग का केबल चैनल को बैन किया जाता है अगरतला में, तो क्यों नहीं वो लोग आवाज करते हैं? ये तो क्लियर बात है, क्या प्रॉब्लम है? और इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि कोई डिवाइड हो सोसाइटी में। मैं एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके पास बेटर आइडिया है तो आप बेटर आइडिया कीजिए। 70 साल में मुझे नहीं लगा कुछ हुआ, और पिछले 2 साल में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ देख रहा हूँ। तो बस अलग कीजिए। 2021 में सर्वे होगा, सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, आप देखना तब क्या आग लगता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैडम, इलेक्शन तो बहुत सारे इलेक्शन आता है, असेंबली इलेक्शन आता है, एडीसी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, अभी सामने एडीसी इलेक्शन है। इस एडीसी इलेक्शन में अपना ग्रेटर टिपलन पाने के लिए क्या रोल रहेगा, और आपका प्लानिंग क्या है, आपका रोल क्या रहेगा इस एडीसी इलेक्शन? मुझे मालूम नहीं, मैंने अपना ऑफर सबको दिया है। मैं होप करता हूं कि ये महीने के अंत तक वो अपना जवाब दे देगा। अगर आईपीएफटी और महाराज और आईएनपीटी एक हो जाए तो हमको रोकने वाला कोई नहीं है इस इलेक्शन में। अगर दोनों में से कोई अग्री नहीं होता तभी भी मैं एक के संग जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उन दोनों को डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम मैं हूँ, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम उनके बीच में है। मैं अपील मैंने उनको किया है, और मुझे लगता है क्योंकि विजय रामफल इज़ पॉजिटिव, मेवार एंड एनसी दे बर्मा इज़ पॉजिटिव, अनिमेश इज़ पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि इतना मेच्योरिटी आ गया है कि हम लोग कोई सल्यूशन का हल निकालें। अगर नहीं हुआ तो ये हमारा बदकिस्मती है, और हम लोग हारेंगे इलेक्शन, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली बकेंगे, और फ़ायदा किसी और को मिलेगा, और एडीसी का भी कोई सल्यूशन नहीं हुआ। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मैं दूसरा नेता जैसा नहीं हूँ जो कुछ यहाँ में बोलूँ और कुछ वहाँ में बोलूँ। मैंने डायरेक्ट बात बता दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक ही प्लेटफॉर्म में रहूँ जहाँ में लीडर्स लोग रहे, और अगर हम 2023 का इलेक्शन ठीक से लड़ना चाहते हैं तो हमको नेशनल पार्टी के संग इलेक्शन के बाद अलायंस करना चाहिए, या अगर नेशनल पार्टी को कोई जगह भी चाहिए जैसे बीजेपी हो तो उनको मैक्सिमम 6 से ज़्यादा सीट हमको नहीं देना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर किसी और को लगता है कि बीजेपी को 12 या 15 सीट देने से अच्छा रहेगा तो मैं नहीं आऊँगा। अगर बीजेपी को आप पोस्ट पोल अलायंस कीजिए, अच्छे से, सम्मान से, फ्रेंडली फाइट कीजिए, लेकिन प्री पोल में अगर 6 से ज़्यादा सीट दिया गया बीजेपी को तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने उनकी लीडरशिप से बात भी किया है। एक व्यक्ति भी आया था, दीपांकर देव वर्मा, उनके ऑर्गेनाइजेशन से, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है। मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आपका खर्चा होगा आप मुझे बताइए, मैं आपके खर्चे को मैं अपने तरीके से अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करूँगा, लेकिन इसको अब हमको लीगली फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकली फाइट करने से मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट ये बात सुनने वाला है या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने 10,323 टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव दीपांकर देव वर्मा को और उनके लॉयर से भी मैंने बात किया था कि जो भी लीगल फीस होगा, एक्सपेंसेस होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो कम दाम का नहीं है, मैं उसमें उनको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक परिवार का या इतने परिवार का नौकरी जाने से उनको कितना प्रॉब्लम होगा। ये हमको लीगली फाइट करना चाहिए, और तिपरा मोथा लीगली फुल बैकिंग विथ फीस देने के लिए तैयार है। मैंने उनको ये ऑफर दे दिया है। अभी 41 डेज चल रहा है, तो अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ। इस विषय में आप गवर्नमेंट से कुछ बोल सकते हैं? गवर्नमेंट को मैं कुछ भी बोलूँ, मैंने विश्वजीत वर्मा के बारे में बोला, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी बोलूँगा तो गवर्नमेंट कुछ बात सुनने वाला नहीं है। मेरा आवाज़ कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बात है कि हम लीगली ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, बेस्ट लॉयर को हायर करें, और बेस्ट लॉयर से एक ऑर्डर निकाल के लाए कि 10,323 टीचर्स का जो नौकरी को वापस लेके आना चाहिए। आंदोलन से अभी
मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये बात को हमको जल्द से जल्द हिंदुस्तान का बेस्ट लॉयर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और एक ऑर्डर लेके आना चाहिए उनके पक्ष में। लास्ट 2021 में ऐसा क्या आपकी तरफ से पूरे राज्यवासी को क्या शुभेच्छा? मैं शुभेच्छा यही करूँगा कि ये 2021 2020 जैसा नहीं हो। 2020 में सबसे ख़राब साल गया है। 2021 में जिनका नौकरी गया है उनको वापस नौकरी मिले, जिनका बिज़नेस को बहुत ख़राब से नुकसान हुआ है मैं चाहता हूं कि उनका बिज़नेस वापस ठीक से आए। और मैं चाहता हूं कि 2021 में हम तिपरासा, बंगाली, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक दूसरे से ना झगड़ा करें और आइडेंटिफाई करें कि हमारा असल में प्रॉब्लम हमारा खुद का ही पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमें डिवाइड करना चाहता है। इसके लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, जब मैंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए बोला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम कोई बंगाली को कष्ट देना चाहे या कोई और कम्युनिटी को कष्ट देना चाहे और वाइस वर्सा। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हम लोग एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं और अपना भी भविष्य खुद बना सकते हैं। इसी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये साल 2021 कि अपने इकोनॉमी और अपने परिवार में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के ऊपर।